अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरी जान? कैसे आप सब? एक दफ़ा फिर से गुज़िश्ता ईद मुबारक। और उम्मीद करता हूँ भाईजान आपकी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। और मेरा हिस्सा मेरा बेटा आप लोगों ने पहुँचाना था, खैर वो नहीं पहुँचाया, कंजूस लोगों। हाँ जी जी, वालेकुम सलाम कामिल अशरत। हिरा वालेकुम सलाम मेरा बेटा। करंट इलेक्ट्रिसिटी जी अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग सब कैसे हैं, क्या हाल चाल है? मोना फ़ायज़ा असमा रिमशा वालेकुम सलाम। ईद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर गई मेरा बेटा। टीसीएस कर दिया ना, तो मेरा एड्रेस बताया, टीसीएस एम कर दिया, पता नहीं फिर नामालूम अफराद को किया आपने। और वालेकुम सलाम मेरा बेटा। हमाद सना सादिया फातिमा तुझे हरीम हमरा वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। मेरे बालों को क्या हुआ है, क्या हुआ है पता नहीं, मैंने देखे नहीं है। सर FLP का सिलेबस सर आज आप बहुत चिट्टे लग रहे हैं, जेलस नहीं होना मेरा बेटा। सिर्फ FLP आज नहीं है, चलें ये बात पीछे और होगी, कल है FLP। जो आप लोगों को कहोगे बेटा वही सिलेबस रख लेंगे, मसला ही नहीं। शरीका जल्दी से मेरा बेटा, आप लोगों को बड़े अच्छे से पता, और इवन के 13 मिनट्स गुजर चुके हैं। और जज़ाकल्लाह मेरा बेटा। 12:43 हो चुके हैं, मतलब बहुत कम लोग लाइव हैं अभी तक लगता है। बेटा वो अभी बैठे हुए हैं इसलिए छोटे लग रहे हैं। सिलेबस मेरा बेटा मैं अभी क्लास के एंड पे आप लोगों से डिस्कस कर लूँगा और फिर वो रख लेंगे। फेयर लवली लगाने से बंदा चिट्टा हो जाता है, गजाला ने हमें बता दिया ब्यूटी टिप, तो मेरा बेटा हम भी ट्राई करेंगे, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और रिजल्ट इनके साथ फिर शेयर करेंगे। स्टार्ट नहीं मेरा बेटा, ऐसे स्टार्ट नहीं होता। चले देखते हैं बेटा कि क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग जैसे आप लोगों का हुक्म होगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग मेरा बेटा डिस्कस कर रहे थे, और इससे सर जहाँ तक पढ़ लेंगे वहाँ तक का सिलेबस होगा। सर सोच अच्छी होगी तो चेहरे भी खुद नूर आएंगे अल्लाह की तरफ से। रिबा क्या बात है रिबा, लगता है तबीयत ख़राब है आपकी, सर क्रीम से मेरी मम्मा डांटती हैं। ठीक हो गया मेरा बेटा, वो कहती हूँ कि पाउडर लगाया करो, तुम क्रीम लगाती हो। हाँ जी मेरा बेटा, चलिए बहुत इधर उधर की अजीब बातें हो चुकी हैं, बहुत से लोग इस बात का माइंड भी कर जाते हैं, तो मेरे ख्याल में हम हमारा जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। आज हम मेरा बेटा रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर देखेंगे। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी and its dependence upon temperature and its dependence upon temperature। जी अवैस भाई हुक्म करें। मेरा बेटा इससे पहले हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में ये चीज पढ़ चुके हैं। R is equal to V over I। V जितना ज़्यादा बढ़ाता है जाए, I की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। जब आप लोग एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखिएगा, याद रखिएगा, जैसे आप लोग ये बात करते हैं कि जी आपके पास I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V आता है, जब दो क्वांटिटीज के दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शनली या प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ रहा हो,
या प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ रहा हो, तो मेरी जान इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप दरमियान में जो कांस्टेंट लाते हो, आप दरमियान में जो कांस्टेंट लाते हो वो इन दो क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट मतलब इन दोनों पे वो डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है, वो इन दोनों क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करता। अगर मैं ये बात करूं कि R इज इक्वल टू V ओवर I में जैसे जैसे आप V बढ़ाते जाओगे I की वैल्यू बढ़ती जाएगी। लाइक इन दोनों की जो रेशियो है, इन दोनों का जो क्वेश्चन है या इन दोनों की जो रेशियो है, इन दोनों का जो आंसर आएगा हर दफा जब आप किसी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, ग्राफिकल फॉर्म से जब आप इसका रिजल्ट निकालोगे तो आपके पास एक कांस्टेंट रेशियो आएगी। जब भी दो चीजें सना मेरा बेटा डायरेक्ट रिलेट करती हैं तो आपके पास रेशियो उनकी हमेशा एक कांस्टेंट आती है। और इससे पहले आप स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और I और V के दरमियान भी डायरेक्ट रिलेशन, ओहमिक डिवाइसेस के अंदर भी ये चीज पढ़ चुके हैं जनाबे वाला। मैं सिर्फ उसी चीज को दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि ये जो कांस्टेंट है ये वेरी नहीं करता, चेंज नहीं होता, नॉट वेरी। लेकिन किस तरह के हालात में हम ये बात कर सकते हैं कि ये कांस्टेंट भी वेरी करता है? कब, किस तरह ये बात की जा सकती है? ये कांस्टेंट भी वेरी कर सकता है। लाइक मैं यहां पे ढूंढना चाह रहा हूं कि मेरी जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करती है। जी मेरा बेटा, पहली बात तो ये कि जब भी दो चीजों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन आ रहा हो तो उनका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आती है। अब मेरे बेटे ये मिस्टर चिप्स की गंदी रूहें कहां से आ गई हैं? चलो मेरा बेटा, सबसे पहले अगर बात करें, मैं अगर बात करूं लेंथ ऑफ अ वायर की, तो हमने ये बात, ये एक्सपेरिमेंटली ये चीज प्रूव हुई कि जैसे जैसे किसी वायर की अगर लेंथ को बढ़ा दिया जाए, अगर वायर की लेंथ को बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टेंस उसकी इंक्रीज कर जाती है। सो वी कैन से दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। Resistance is directly proportional to the length of the wire मेरी जान। और अगर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब उसकी मोटाई को ज्यादा कर दिया जाए तो ये बात ऑब्जर्व की गई कि जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है। इट मींस कि हम ये बात कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, चौड़ाई या मोटाई को कहा जाता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। तो ये बात अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें तो आ जाएगी L ओवर A की इक्वल। और यहां पे मेरा बेटा जो कांस्टेंट लाया जाता है वो होता है मेरा बेटा रेजिस्टिविटी L ओवर A, रेजिस्टिविटी। और इसका मेरा बेटा अगर ये रेजिस्टिविटी अब मेरा बेटा इसको साइन, जिस साइन से डिनोट किया जाता है उसको रो कहते हैं, RHO रो। और मेरा बेटा आप इस चीज का ख्याल रखिएगा, इस चीज का ख्याल रखिएगा मेरा बेटा कि हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी डिफरेंट होती है। लेंथ को कम या ज्यादा करने से, एक ही मटेरियल की लेंथ को कम या ज्यादा करने से उसकी रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हां उसकी रेजिस्टेंस पे फर्क जरूर पड़ता है। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है मटेरियल पे, डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, रेजिस्टिविटी डिपेंड अपॉन मटेरियल। जी मेरा बेटा, मैंने वैसे मजाक में कहा था सैड सोल, बैड सोल, ऐसे ना, कोई गलत मतलब नहीं था मेरा बच्चे, ज़्यादा दिल पे ना ले जाना। हो सकता कोई उसकी आवाज़ जदाद में से यहाँ पे कोई और गुस्सा कर जाए, तो मेरी जान ऐसे परेशान होने वाली बात नहीं। ओके, अगर रेजिस्टिविटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो या इसका यूनिट निकालना हो तो मेरा बेटा वहां से फॉर्मूला है आपके पास, R इज इक्वल टू रो L ओवर A, RA ओवर L इज इक्वल टू रो आ गया हमारे पास रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम, एरिया का मीटर स्क्वायर, और नीचे हमारे पास आ गया मीटर। मीटर के साथ कैंसिल हो गया तो इसका यूनिट हमारे पास रेजिस्टिविटी का आ गया मेरा बेटा ओहम मीटर।
रेजिस्टिविटी का यूनिट मेरे बेटा हमारे पास आ गया ओहम मीटर। अब एक चीज याद रखिएगा, अब रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को जिस तरह रेजिस्टेंस का या कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल था रेजिस्टेंस, इसी तरह मेरा बेटा रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल आता हमारे पास मेरा बेटा कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल हमारे पास आ रहा होता है मेरी जान कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल 1 ओवर रेजिस्टिविटी, इसको मेरा बेटा सिग्मा से डिनोट किया जाता है और इसको हम नाम देते हैं कंडक्टिविटी। द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। मेरी जान मैंने तो मिस्टर चिप्स की बात की, आपकी तो बात ही नहीं की, क्यों दिल पे ले गए हो यार। जज़ाकल्लाह, आप भी बहुत अच्छे हैं और इस बात सिर्फ और सिर्फ मजाक करने के लिए, हंसने के लिए की जाती है एंड डजंट मीन कि कोई इस तरह का होता है। मैंने पहले दिन ही कहा था अगर मेरी बातें दिल पे लोगे तो मैं मजाक नहीं करूंगा मेरा बेटा। अगर इसका यूनिट आपके पास ओहम मीटर आ रहा है तो कंडक्टिविटी का यूनिट फिर मोहो MHO मीटर इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है हम यूनिट लिख देते हैं ताकि उसका यूनिट हमारे पास आ जाए। अब मेरा बेटा रेजिस्टिविटी के फार्मूला में R इज इक्वल टू रो L ओवर A में एक चीज तो हमें ये बात भी पता चलती है कि जनाब ये डायमेंशन पे डिपेंड करती है। डायमेंशन का मतलब लेंथ पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। और सेकेंडली हमने ये भी बात इसमें साबित करनी है कि मेरा बेटा एक चीज आपको बड़े अच्छे से पता है, इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम लोग मेरा बेटा बढ़ा दें टेम्परेचर को, तो टेम्परेचर को चेंज करने से, टेम्परेचर को बढ़ाने से कोलिजन ऑफ द वाइब्रेशन बिटवीन द एटम्स इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है। तो ये बात भी कह सकते हैं कि हमारे पास समहाउ जो टेम्परेचर है या आज का जो टॉपिक है उस पर भी रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। तो रेजिस्टेंस के फैक्टर्स में डिपेंडेंस में एक तो डायमेंशनल आ गई, डायमेंशन का मतलब लेंथ या क्रॉस सेक्शनल एरिया। जी सना बेटा जरूर, तो मुझे अपने लिहाज से एक दफा टॉपिक्स कंप्लीट करने दें। और हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है मेरी जान, ये डिपेंड करती है नेचर पे कि किस मटेरियल का या वायर या कंडक्टर बना हुआ है, एंड सेकेंडली ये भी डिपेंड करती है मेरा जान टेम्परेचर के ऊपर। सो डायमेंशन पे रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती, डायमेंशन पे टेम्परेचर डिपेंड करता, सॉरी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। तो यहां तक मेरे बेटे अगर क्लियर हो गया तो मुझे बता दें। अब अगर मैं सेम मटेरियल की 3 वायर्स की बात कर लूं, एक वायर ये है, एक ये है, ये है, हो सकता है इन तीनों की रेजिस्टेंस वेरी करे, R1 ग्रेटर देन हो R2 से, R2 ग्रेटर देन हो R3 से, लेकिन ये तीनों वायर्स अगर सेम मटेरियल्स की बनी हुई हैं तो इनकी जो रेजिस्टिविटी है मेरी जान वो बिल्कुल सेम होगी। इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो बिल्कुल सेम होगी। यहां तक मेरा बेटा क्लियर हो गया तो जरा जल्दी से कॉमेंट करके बता दें। ये क्या पूछा क्वेश्चन किसी ने? जी मेरा बेटा एक्स्ट्रा जो आता है वो आपको बता दिया। मुझे डेथ एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की थी कॉलेज में हमने मिस्टर चिप्स की। मिस्टर चिप्स आपकी डेथ एनिवर्सरी, मिस्टर चिप्स को बताया जा रहा है कि मिस्टर चिप्स आपकी हमने डेथ एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की थी। देखो कितने खुश नसीब हो। मैं इसको रेस करने जा रहा हूँ मेरी जान। ओके कुछ यूनिट की बात कर लेते हैं। हमने रेजिस्टेंस की बात की,
कंडक्टेंस की बात की, कंडक्टेंस के बाद हमारे पास रेजिस्टिविटी आई, रेजिस्टिविटी के बाद हमारे पास मेरा बेटा कंडक्टिविटी आ गई। ये चार चीज़ें मेरा बेटा हम लोगों ने देखी हैं, सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए, आपको याद हो कि इसके यूनिट क्या है। तो मेरा बेटा इसके लिए हमने ओहम यूज़ किया था, इसके लिए साइमन या मोहो या ओहम इन्वर्स भी हम यूज़ करते थे। इसके लिए मेरा बेटा ओहम मीटर, इसके लिए आप ओहम मीटर का इन्वर्स ले लें या फिर आप मेरा बेटा मोहो मीटर इन्वर्स ले लें। तो ये जनाब कुछ रिकॉल रखिएगा, याद रखिएगा, ताकि आप लोगों को अगले टॉपिक्स को समझने में आसानी हो। अब मेरा बेटा अब हम रेजिस्टिविटी और इसकी डिपेंडेंस जो टेम्परेचर के ऊपर है उसको डिस्कस करने की कोशिश करने दें। आज लेक्चर हुए हैं तो मज़ा आया है, वरना बोर हो गए थे ईद पे हम। अवैस क्या बात है, मैं तो अब बोर हो रही तुमसे। मेरा बेटा जाओ फिर बारबेक्यू करो, छत पे चली जाओ मेरे पुत्र, मोहल्लेदारों को बुला बुला के उनको बोटियां खिलाओ। यही कह सकता हूँ मेरा बेटा, इसके अलावा तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे तो फिलहाल ये कि टॉपिक काफ़ी आसान है, इसलिए मेरा बेटा मैं बिल्कुल स्लो एंड स्टेडी चल रहा हूँ। अब मेरा बेटा कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हैं जो जिनके टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और कुछ ऐसे मटेरियल भी हैं जिनका टेम्परेचर कम करने से रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम भी हो रही है और रेजिस्टेंस बढ़ भी रही है। तो हमने मेरा बेटा एक चीज़ तो कही कि जनाब जब आप देखो यहाँ इसके कंडक्टर के दरमियान एटम्स मौजूद हैं, जब आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो कोलियंस इनकी जो वाइब्रेशंस हैं ऑफ द एटम्स विद लैटिस वो इंक्रीज कर जाती है। तो आप ये बात कह सकते हैं कि भाईजान आपके पास आर और टी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल आते हैं, टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेट करते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे देखेंगे इनके दरमियान एक रिलेशनशिप डेवलप करेंगे जो हमें ये बताएगा कि किन मटेरियल्स के लिए जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ाने से, जो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रही है, और किन मटेरियल्स की जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास कम हो रही है। सो मेरी जान हम सबसे पहले 0 डिग्री सी पे इस मटेरियल की रेजिस्टेंस लिखते हैं, जिसको आर ओ कह देते हैं या आर नॉट कर देते हैं, आर नॉट एट 0 डिग्री सी। और फिर हम किसी ना किसी टेम्परेचर पे बात करते हैं रेजिस्टेंस की, आर टी एट टी डिग्री सी। कोई टेम्परेचर है जिसको मैंने स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इन दोनों का जो चेंज है वो डायरेक्टली रिलेट करता है आर टी माइनस आर नॉट। इन दोनों के दरमियान मैं डिफरेंस निकाल लूं, आर टी माइनस आर नॉट, वो डायरेक्टली रिलेट करेगा टेम्परेचर के। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये डिफरेंस भी ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा तो ये डिफरेंस भी कम होगा। आर टी माइनस आर नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। मेरा बेटा इस बात का जरा ख्याल रखिएगा, आर टी माइनस आर नॉट इज डायरेक्टली, जो चेंज इन टेम्परेचर है या चेंज इन रेजिस्टेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इसकी ओरिजिनल रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है और इसके टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ओरिजिनल रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। मैंने इन दोनों के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन लिख दिया, इस बात को जरा गौर से समझ लीजिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने ली रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सी, फिर लिया मेरी जान आर टी, कोई भी रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी डिग्री सी। पहले मैंने कहा जो इन दोनों का डिफरेंस है वो डायरेक्टली रिलेट करते हैं ओरिजिनल रेजिस्टेंस पे। अगर ओरिजिनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो डिफरेंस फिर भी ज्यादा होगा, और अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो भी ज्यादा होगा। जी रमेश पुत्र मेरा बेटा, आप भी मॉडल ही हैं, कैमरा अच्छा हो तो सारे मॉडल होते हैं। आर टी माइनस आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट, आर टी माइनस आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। दोनों एक दूसरे से या दोनों डायरेक्टली रिलेट करते हैं इस डिफरेंस के साथ।
अब मेरे बच्चे एक्चुअली हम लोगों ने ये चीज साबित करनी है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज भी होती है, डिक्रीज भी होती है। सो आगे इस फैक्टर को अगर हम कंबाइन करके लिखना चाहें, आर टी माइनस आर नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट टी, और यहां पे मेरा बेटा एक कांस्टेंट आएगा इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करने के लिए, आर टी माइनस आर नॉट। जी जहरी सी बात है, देखें देखने वाले की आंख किस तरह मुतासर होती है वो डिपेंड करता है कि कैमरा आपको कितने अच्छे से दिखाता है, और अगर आप देखने वाली अगर आंख ही अच्छी ना हो तो देख कैसे सकते हैं। मेरे ख्याल में आप डॉक्टर कम ब्यूटिशियन ज्यादा बनेंगे। Okay, RD minus R naught is equal to constant into R naught T is equal to constant। जी बिल्कुल, देखने वाले पे डिपेंड करता है भाई। तो अभी वो उर्दू का एक शेर मुझे याद नहीं आ रहा, कैस मजनू वाला था कोई, लैला का रंग पता नहीं उसको फिर भी प्यारा लगता था, बला बला जो भी है, खैर दफा करो। मेरा बेटा इस कांस्टेंट को अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो आर नॉट टी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट हमारे पास इक्वल आएगा आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट टी। इस कांस्टेंट को मेरा बेटा डिनोट किया जाता है अल्फा से, जिसे कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या नाम दिया जाता है मेरा बेटा? टेम्परेचर कोफिशिएंट। और अगर इसके यूनिट की बात करें तो ऊपर डिफरेंस निकालने से ओहम ही आएगा, नीचे आ जाएगा ओहम केल्विन। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, ओहम के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट की अगर यूनिट की बात करें तो ये बनेगा केल्विन इनवर्स। अब मेरा बेटा ये टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव भी हो सकता है, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव भी हो सकता है। देखो भाई, अगर आपके पास रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो मेरा बेटा ओरिजिनल रेजिस्टेंस अगर आपके पास मेरा बेटा ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात जो डिफरेंस है वो आपके पास माइनस में आएगा, और अगर ओरिजिनल रेजिस्टेंस कम होगी जो डिफरेंस आपके पास मेरी जान आ रहा है, देखो आर टी अगर रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ रही है तो अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और अगर आर टी की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो रही है तो अल्फा की वैल्यू टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या आएगा? नेगेटिव। मैंने टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस को रिलेट किया। जिससे लेके तुम्हारे जो सर समझ में सर मुझे आता वो शेर अच्छा। चले मेरा बेटा सारे ही बन रहे हो जरा हौसला से। अब मेरा बेटा अब यहां पे ये चीज इंडिकेट कर रही है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ भी रही है और टेम्परेचर के कम होने से रेजिस्टेंस कम भी हो रही है। तो हमारे पास मेरा बेटा जितनी भी मेटल्स की बात की जाए में से पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट और एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट से भी जो प्रोनाउंस है वो बात कर सकते हैं। मेटल्स के लिए पीटीसी मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट आता है। जितनी भी मेटल्स हैं उनका टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है, और जितने भी हमारे पास मेरा बेटा सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं मैं यही कह सकता हूं कि फोर्थ ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, फोर्थ ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं जिसमें कार्बन आपके पास आ गया, सिलिकॉन आ गया, जर्मेनियम आ गया, मेरा बेटा यहां पे
जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ रही है कि मेरी जान कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस कम होगी। तो मेरा बेटा इस चीज का जरा ख्याल रखिएगा। इन दो मटेरियल्स को मैंने आप लोगों को बताना था, जैसे कि इस टॉपिक का मकसद भी यही था कि हमें इस चीज का पता चल गए कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब क्या है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब भी क्या है। ऐसे कुछ ऐसे मटेरियल भी हैं जिसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, किसकी वजह से मेरी जान, टेम्परेचर की वजह से। तो जब टेम्परेचर के चेंज से रेजिस्टेंस भी बढ़ रही है, टेम्परेचर कम करने से रेजिस्टेंस भी कम हो रही है, तो वो मेटल्स हैं। तो मेरा बेटा मेटल्स के लिए हमेशा पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट आ रहा है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेट करते हैं। फोर्थ ग्रुप के जो इतने भी एलिमेंट्स हैं उनका जितना जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाए उनकी रेजिस्टेंस कम होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, जी बेटा सना मैं कर देता हूं। कल ई कैट था, आज भी कैट है, कल भी ई कैट है और परसों भी ई कैट है। हमाद हमरा, चले मेरा बेटा अब हम कोशिश करते हैं कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करने की। सर अजीब था फिजिक्स का, वैसे क्या अजीब मिला बेटा आपको? बैटरी क्रिटिकली लो, क्या बात है, क्या टाइमिंग है यार। एक अदद गिलास पानी पिला दे। सर ऑनलाइन टेस्ट में टेस्ट लीक होने के चांसेस होते हैं। ओहो बड़ा जुल्म हो गया ये तो। सर पीछे से किसी चैप्टर की रिवीजन करवा दें एफएलपी में, एफएलपी आज है या नहीं। अच्छा मेरा बेटा कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं और उसके बाद जो लास्ट 5 मिनट होंगे उसमें मेरा बेटा बात की जाएगी आपके साथ। सर अगर किसी के टेस्ट में नेट इशू, भाई ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कैंपसेस में टेस्ट हो रहे हैं, घर बैठे टेस्ट नहीं हो रहे कि नेट में इशू आ गया और उसकी सारी ज़िंदगी की मेहनत चली गई। मेरी जान, आपका एक डेमो टेस्ट लिया जाता है और उसमें फिर आप लोगों को इस चीज़ के साथ, आपके सिस्टम के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि आप लोगों के टेस्ट कैसे होंगे। तो नहीं ना गल हो सकती मेरा पुत्र। टेंशन नहीं लेनी मेरा पुत्र, ये नहीं होगा कि आप अपने घर की छत पे बैठ के टेस्ट दे सकते हैं। नहीं डरने की ज़रूरत नहीं मेरा पुत्र, छोटी छोटी चीज़ों से डरते नहीं है। क्या हुआ, एक गिलास पानी तो पिला। बेस्ट बर्गर, क्या बर्गर क्यों इसको कह रहे हो भाई? हो सकता है उसको शवारमा पसंद हो, पिज़्ज़ा पसंद करता है, आप ऐसे बर्गर कह देते। ये आजकल जो खुद लोग बर्गर है ना, ये दूसरों को इसलिए कहते हैं ताकि उनका नाम ना आ जाए, जहाँ तक मुझे लगता है। तो मेरा बेटा अब ज़रा इसका आंसर मुझे दीजिएगा। आपके पास 3 रेजिस्टेंस हैं, उन 3 रेजिस्टेंस को पैरेलल कनेक्ट किया गया है। 3 रेजिस्टेंस हैं, R1 2 ओम, R2 आपके पास मेरी जान 4 ओम है और R3 आपके पास 6 ओम है। एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड विद अ वोल्टेज सप्लाई जो इनको प्रोवाइड की जा रही है वो 10 वोल्ट है।
मेरे बेटा हमें तो आपका नाम अस्मा पता है, आपके घर वालों ने आपका नाम बर्गर रख दिया, बहुत गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए था उनको। चले मेरा बेटा, आपने कैलकुलेट करनी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो जनाब मैंने कहा ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्ट है और इनके साथ जो 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है वो भी पैरेलल कनेक्ट है। तो मुझे ये बताएं मेरा बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द ईच रेजिस्टेंस क्या होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और पोटेंशियल ड्रॉप मतलब के वोल्टेज की वैल्यू बताएं। जल्दी से मेरा पुत्र, जल्दी से मुझे बताएं कि मैं इसको कैसे कैसे सॉल्व करूंगा। जनाबे वाला, सना बेटा, अवैस, कामिल, अरीब, अस्मा, इशरत, लाइबा। मेरा पुत्र मैंने सिर्फ इतना कहा है कि 3 रेजिस्टेंस है, पैरेलल कनेक्ट है, वोल्टेज आर ई की वैल्यू बताएं और वोल्टेज की वैल्यू अक्रॉस द ईच रेजिस्टेंस क्या होगी। वोल्टेज तो सेम होगी, चले V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू 10 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा? ध्यान से मेरा पुत्र, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर है, कैपेसिटर नहीं है। 1 ओवर आर इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो भाई 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 6। जनाब अगर मैं 2 4 6 तीनों ही ले लूं, यहां पे आ गया 4 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 4, 24 प्लस 6 इंटू 2 12 प्लस 8, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 6 48, R 1 ओवर R E। 24 प्लस 12, 24 10 34 36, 36 प्लस 8, 44, 44 डिवाइडेड बाय R है 48। सो आर ई कैलकुलेट कर रहा हो तो 48 डिवाइडेड बाय 44। तो जनाब अगर हम डिवाइड करते हैं 48 को 44 से, तो क्या आंसर आएगा जनाब? मैंने गलत तो नहीं कर दिया? 6 2 4 24 प्लस 12 8। नहीं मेरा बेटा, आपने पूरा आंसर नहीं निकालना। अगर 12 और 11 आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालना आप लोगों ने। ट्वेल्व ओवर 11 ओम। ट्वेल्व ओवर 11 जी सर, आ गया आंसर। ठीक हो गया मेरा बेटा। आगे 3 रेजिस्टेंस है और
तीनों रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया गया है पैरेलल, देयर इफेक्टिव रेजिस्टेंस, उनकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट करनी है। तो मेरी जान इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही आपने निकालनी होगी। जी क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन जरा बड़ा मजेदार का है और उसका आंसर भी जरा कुछ अजीब सा है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करते हैं। अगेन हमारे पास तीन रेजिस्टेंस हैं, तीनों को पैरेलल कनेक्ट किया गया है। तीन रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास है मेरा बेटा 3 ओम, 6 ओम एंड 6 ओम। 3 ओम, 6 ओम एंड 6 ओम। इनकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगी? लेस देन 3 ओम, या फिर आपके पास इक्वल टू 3 ओम, या फिर आपके पास ग्रेटर देन 3 ओम, या फोर्थ वन नन। इनमें से कोई आंसर नहीं आएगा। इनकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस, लाइक इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी? तो अगेन तीनों पैरेलल कनेक्ट की हैं, तो 1 ओवर आर ई इज इक्वल टू 1 ओवर आर वन प्लस 1 ओवर आर टू प्लस 1 ओवर आर थ्री। तीनों को कनेक्ट करें, 1 ओवर आर वन 3 प्लस 1 ओवर 6 प्लस 1 ओवर 6। सूचनावे वाला आपके पास लेस देन 3 हो। ठीक हो गया मेरा बेटा। ये आपके पास वैसे आती है तो क्या है 3 ओवर 2, मैंने कहा 2 ओवर 3 1 ओवर आर ई, और आर ई की वैल्यू बन जाएगी जनाब आपके पास 1.5 ओम, विच इज लेस देन 3 ओम। ओके, so what is the total resistance which can be obtained by using 6 ohm and 12 ohm resistor? अब अगर आपसे टोटल रेजिस्टेंस पूछी जाए, अफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछी जाए, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछी जाए, उस बात का मतलब एक ही है। अगर आपके पास अब दो रेजिस्टेंस है, R1 6 है और R2 12 ओम है, तो इनकी टोटल रेजिस्टेंस का मतलब भी R इक्विवेलेंट है। दोनों आपस में अगेन पैरेलल कनेक्ट हैं। आंसर मुझे बताएं जनाब क्या होगा? ऑप्शंस आपके पास 2 4 6 8। 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, या फिर आपके पास इसका आंसर 8 ओम आएगा। फोर ओम, जी बिल्कुल ठीक फरमाया आप लोगों ने। हमाद कह रहे हैं जी सॉल्व इट प्लीज मेरा पुत्र। मेरे ख्याल में 1 ओवर 6 प्लस 1 ओवर 12 इज इक्वल टू 1 ओवर ई, सो आर इक्विवेलेंट विल बी 4 ओम।
अच्छा मेरा बेटा एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन भी है और अभी आप लोगों को इसका आंसर भी मुझे बताओगे। देखते हैं कौन इसका आंसर बताता है, जरा ध्यान से बताइएगा मेरा पुत्र। सर्किट को देखिएगा और उसके बाद सोचिएगा। आपके पास एक सर्किट है जिसमें मैं ये बात करता हूं, दो रेजिस्टेंस लगी हुई है। एक ये रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 8 ओम है, एक ये रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू आपके पास 4 ओम है, मीन की हाफ है। यहां से भी 3 एम्पेयर का करंट बाहर की तरफ जा रहा है और एंटर भी जिसमें करंट हो रहा है वो भी 3 एम्पेयर हो रहा है। मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूं, इसको मैं R1 का नाम दे देता हूं और इसको R2 का नाम दे देता हूं कि R2 के अक्रॉस करंट की वैल्यू क्या होगी। R2 के अक्रॉस करंट की वैल्यू क्या होगी। इसके अक्रॉस I2 कह देते हैं और इसके अक्रॉस जो जा रहा है उसे I1 कह देते हैं। जो टोटल करंट है हमारे पास वो I है जो कि 3 एम्पेयर है। तो हाउ कैन वी कैलकुलेट द करंट थ्रू R2? प्रीटी ऑब्वियस है। सबसे पहली बात तो ये कि आपके पास यहां पे दो अलग अलग पाथ हैं, जो करंट है वो डिवाइड होगा। करंट जब डिवाइड होगा मेरा पुत्र, यहां पे 8 ओम रेजिस्टेंस है और यहां पे 4 ओम रेजिस्टेंस है। नहीं मेरा बेटा 1.5 आंसर नहीं आता, इस चीज को जरा ध्यान से रखिएगा, आंसर कुछ और आता है। I2 आपने कैलकुलेट करना है। रिलेशनशिप कैसे डेवलप करेंगे? मेरा बेटा जो कैलकुलेट करना हो वो आपके पास I2 है, जिसके अक्रॉस करना है वो रेजिस्टेंस R2 है। नीचे मेरा बेटा आपके पास दोनों रेजिस्टेंस का सम आएगा R1 प्लस R2 इनटू जो टोटल करंट है वो I आ जाएगा। R2 रेजिस्टेंस मेरे पास 4 है, दोनों रेजिस्टेंस को ऐड करें तो 8 प्लस 4 और यहां पे जो I की टोटल करंट की वैल्यू है, ये फॉर्मूला है इवन की किरचॉफ वोल्टेज और फर्स्ट और सेकंड लॉ बताऊंगा, उसमें भी ये चीज क्लियर होगी। मल्टीप्लाई बाय I वो कितना है मेरा बेटा 3, 4 8 प्लस 4 और यहां पे मेरा बेटा R2 की वैल्यू भी, सॉरी यहां पे R2 R1 हमने उलट लिख दिया उसको, ये आपके पास 8 है, R1 4 ओम है। सो 8 इंटू 3 24 डिवाइडेड बाई 12, आंसर आएगा 2 एम्पेयर। बड़ी बात ये याद रखो मेरा पुत्र, जितनी ज्यादा कम रेजिस्टेंस होगी उतना ही ज्यादा फ्लो करेगा। जनाब रेजिस्टेंस अगर हाफ कर दी जाए तो करंट जरी सी बात है इसके मुकाबले में डबल करेगा। अगर इसमें से आपके पास जो करंट की वैल्यू है वो 1 एम्पेयर पास हो रही है तो इसमें से फिर कितना होगा मेरा बेटा 2 एम्पेयर। हमने कैलकुलेट कैसे किया, I2 अगर कैलकुलेट करना है इस रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस तो वो रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखी आपने I2 इज इक्वल टू I2 R2 डिवाइडेड बाय R1 R2 इंटू I। और यहां पे अगर बगैर सॉल्व किए भी अगर आंसर देखा जाए तो मेरा बेटा एक 8 ओम है, एक 4 ओम है, टोटल 3 एम्पेयर है। तो मेरा बेटा 3 को अगर हमने दो हिस्सों में डिवाइड करना है तो 1.5 आता है, लेकिन ये उसका डबल है मेरा बेटा, तो इसमें 2 और इसमें आपके पास 1 एम्पेयर आ जाएगा। चले मेरा बेटा इसमें परेशान होने वाली बात नहीं, कल किरचॉफ रूल्स पढ़ेंगे तो ये फार्मूला मज़ीद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब इस तक मैंने ऐसा जब भी किया है कि डायरेक्ट फार्मूला लिखा हो तो मेरे शहजादे माशाल्लाह हमेशा ही परेशान होते हैं, लेकिन इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है मेरी जान। कल जब आप ये टॉपिक पढ़ लेंगे तो जिस दिन उस दिन शॉर्टकट्स आप लोगों को क्लियर हो गए थे कि आज की तरह ये शॉर्टकट भी क्लियर हो जाएगा, इसमें प्लीज़ परेशान ना होइएगा।
FLB के सिलेबस में मेरा बेटा आप लोगों का मैं यही चाह रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 12 भी होगा। चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 12 भी होगा। आज तो मेरे ख्याल में टेस्ट नहीं है। चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 12 फुल चैप्टर, यस फुल चैप्टर 12। कामिल ध्यान से, ये वाला नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले की बात नहीं कर रहा है। इसी प्रीवियस जो चैप्टर था चैप्टर नंबर 12 उसकी बात की जा रही है। करेंगे बेटा करेंगे। लेक्चर ख़त्म जी मेरी जान, लेक्चर ख़त्म हो चुका मेरे बेटे। खुश रहें, जीते रहें, आबाद रहें और अपनी दुआओं में मेरा बेटा ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। सर आपकी ईद कैसी गुजरी? यार ईद अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर गई, बट ये था गाँव गए हुए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा वाली थी जी। कैपेस्टर वाला जी हमारा पुत्र दसो जी। प्रॉब्लम्स भी होंगे, सब कुछ होगा। जी बन सकता है मेरा बेटा। इस एज में हमें तो ईदी देनी पड़ती, ईदी मिलती नहीं है। ये क्या बात की, गर्मियों में गर्मी नहीं हुई तो क्या होगा? नहीं मेरा बेटा अभी नहीं, फिलहाल बाद में करेंगे, पीछे से भी एक चैप्टर इंक्लूड। हाँ गोश्त तो आप लोगों ने मेरा बेटा दिया नहीं। चलो कोई बात नहीं, खुश रहो, जीते रहो, आबाद रहो। मेरी तरफ से मेरी जन अल्लाह हाफिज़। लेक्चर के एंड पे अपना फीडबैक भी ज़रूर देते रहा करें। अल्लाह हाफिज़।